आज भी दूसरे दिन भी कानपुर में हुए बड़े रेल हादसे के बाद देश भर में मातम पसरा हुआ है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते हैं, लेकिन यहाँ हर रोज हादसे में तकरीबन कमोबेश इस तरह की खबरें आती रहती हैं। मोदी सरकार की बात करें तो अब तक 57 छोटे बड़े रेल हादसे हो चुके हैं और इस हादसे की बात करें तो भयावह था। 142 को पार कर गई है मरने वालों की संख्या, 200 लोग घायल हैं। सवाल सबके जहन में यही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, वो भी उस वक्त जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है सुरक्षा मापदंडों को और ज्यादा तकनीक से युक्त करने का। क्या ये कोई मानवीय भूल थी या फिर मशीनरी फेल होने से हुआ हादसा? क्या कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के फ्रैक्चर होने से ट्रेन का ये एक्सीडेंट हुआ था? अभी तक की शुरुआती जांच कहां पहुंची है, देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। कैसे हुआ कानपुर ट्रेन हादसा? कैसे सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा गई? बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल हैं जो कानपुर में हुए हादसे के बाद सबके जहन में उठ रहे हैं। आम से लेकर रेल मंत्रालय तक इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है। एक ही पल में सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा गई। कई लोगों की सांसें जिंदगी और मौत के बीच अब भी उलझी हुई हैं। आखिर उन लोगों का क्या कसूर था? किसी की लापरवाही थी या फिर मशीनी चूक? फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हादसे की वजह को सामने लाने की कोशिश शुरू हो गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। संसद में उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। Statutory inquiry by Commissioner of Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. रात के 3 बजे, दिन रविवार। इंदौर पटना एक्सप्रेसवे रात के सन्नाटे को चीरते हुए कानपुर देहात की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन जैसे ही पुखरैया पहुंची, अचानक हाहाकार मच गया। ओस की बूंदों और कोहरे के बीच तेज गति से पटरी पर दौड़ रही इंदौर पटना एक्सप्रेस देखते ही देखते काल एक्सप्रेस में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेन के ड्राइवर ने फुल इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे, जिसके बाद पीछे के कुछ डिब्बे पिचक कर अपनी कुल लंबाई से आधे हो गए। 3 डिब्बे तो एक दूसरे में समा गए। हादसे की वजह रेलवे ट्रैक में फ्रैक्चर माना जा रहा है। रेलवे के ट्रैफिक और ऑपरेशन से जुड़े जानकारों ने भी ट्रैक में फ्रैक्चर की वजह से हादसा होने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि कानपुर हादसे की शुरुआती जांच में ही ये बात निकलकर सामने आ रही है। जानकारों के मुताबिक हादसे की कड़ियां भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। वजह नंबर 1, ट्रेन का पटरी से उतरना। ट्रेन के पटरी से उतरने की सबसे ज्यादा घटनाएं ट्रैक में खराबी की वजह से होती है। पिछले 3 साल में 29% रेल हादसों की वजह ट्रैक में खराबी ही रही है। वजह नंबर 2, मिडिल ऑफ द ट्रेन की बोगियां पलटना। कानपुर में मिडिल ऑफ द ट्रेन की बोगियां पलटी हैं। जानकारों के मुताबिक ऐसा रेलवे ट्रैक में फ्रैक्चर की वजह से होता है। वजह नंबर 3, पटरियों का उखड़ा होना। हादसे की जगह पर पटरियां उखड़ी हुई मिली हैं, जिससे पटरियों में खराबी की बात सही साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि ट्रैक फ्रैक्चर को पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि CRS यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच रिपोर्ट के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। हादसे की जांच तेजी से हो रही है। साइट से जो हमारे वहाँ पे जनरल मैनेजर हैं और जो हमारे कंसर्न अधिकारी वहाँ पे हैं, वही इसके ऊपर बता सकेंगे कि वहाँ पे किस तरह की मेंटेनेंस है और किस तरह का कार्य चल रहा है, और इस तरह की जो आप बता रहे हैं जाड़े में और गर्मी वाली जो भी चीजें होती हैं। रेलवे ट्रैक में खराबी की वजह से हादसे की बात सामने आ रही है, तो सवालों के घेरे में रेलवे प्रशासन भी है कि आखिर क्यों पटरियों की नियमित जाँच नहीं की गई। हर बार ट्रेन हादसे होते हैं और जांच की बात होती है और जो दोषी होते हैं उन्हें पनिश करने की भी बात कही जाती है, लेकिन जो जिंदगियां यहाँ पर ख़त्म हो गई किसी जांच के बाद और किसी को भी सजा देने के बाद उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, कानपुर देहात। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। नोटबंदी का आज 13वां दिन है। सरकार की कोशिशों के बावजूद भी लगता नहीं कि ATM के बाहर जो कतारें हैं, बैंकों के बाहर जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं। परेशानी जस की तस है। लोगों को ज्यादातर 2000 के नोट मिल रहे हैं, इसीलिए उन्हें खुले पैसों की दिक्कत भी आ रही है। कम हो रही है कतार, पूरी राहत का इंतजार, परेशानी अभी बाकी है।
2000 और 500 के नोट एटीएम से निकलने शुरू हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली है। कैश के कोहराम से जूझते लोगों के लिए बैंकों के आगे का इंतजार सिमटने लगा है। इस समय हम सीपी में हैं और मेरे पीछे जो आप बैंक दिख रहे हैं ये पंजाब नेशनल बैंक है। उसके एटीएम में मैं जा रहा हूं, पैसा निकालने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश ये है कि जो लंबी लंबी कतारें थी बैंकों के और एटीएम के बाहर, खासतौर पे एटीएम के बाहर, वो अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही, क्योंकि कैलिब्रेशन जो है वो लगभग पूरा हो चुका है कई ऐसे बैंकों में और एटीएम्स में। और दूसरा ये कि जो बैंक से एक्सचेंज करने वाली लाइन है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो लंबी है। लाइन लगी थी थोड़ी सी, यार 4-5 लोग थे, उसके बाद मेरा नंबर आया है। अब मैं अंदर जा रहा हूं और निकालने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या एक्सचेंज हो पाएगा, ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा मेरा या नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कैश निकलता है या नहीं निकलता है। प्लीज टेक योर कैश। तो ये एक सुविधा जो है धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और ये आ गया मेरा 500 का करारा नोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी लोगों की कैश की कड़की कुछ कम होती दिख रही है। नोटबंदी के 13वें दिन बाद आज बैंकों में कतार तो काफ़ी लंबी है, लेकिन राहत की खबर ये है कि जो एटीएम है वो सवेरे से एक्टिव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कतार है वो एटीएम में है। अब ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि एटीएम एक्टिव हो चुके हैं, राहत है? हाँ, राहत महसूस हो रही है और लाइनें तो हैं जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे निकल रहे हैं तो ये अच्छा लग रहा है। आप बताइए, अब धीरे धीरे एटीएम सारे एक्टिव हो रहे हैं, पैसे भी निकल जाएंगे, अब थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। राहत तो है ही, अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ है। और 2-2 हज़ार ही दे रहा है, वो ठीक है। कैश मिलनी तो शुरू हो गई है, इसीलिए कईयों की मुसीबत कम जरूर हुई है, लेकिन परेशानी अभी बाकी है, क्योंकि ज्यादातर एटीएम 2000 के नोट उगल रहे हैं और बाजार में लेकर जाने पर लोगों को खुले पैसों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। लोगों को राहत की सांस ये ली है कि 2000 उनके पास अब उनकी पॉकेट में यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अब 2000 का नोट निकल रहा है, कितनी राहत आप लोगों को? नहीं, कोई राहत तो है ही नहीं सर। परेशानियाँ लोगों की बढ़ रही है। इसमें अगर 100 के नोट मिलते, इसको चेंज कराने में भी प्रॉब्लम हो रही है। नोटबंदी के बाद शहरी इलाकों में अब हालात बदलने लगे हैं, लेकिन गाँव में बसने वाले भारत की मुसीबत अब भी बाकी है। खासकर किसानों के लिए बीज का संकट बड़ा होता दिख रहा है। हालांकि अब सरकार ने किसानों के लिए पुराने नोटों से ही बीज खरीदने की छूट दी है। किसान राष्ट्रीय, राज्य बीज निगम, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी ओर आरबीआई ने भी 10 के नकली सिक्कों की खबर को अफवाह बताया है और लोगों को बेझिझक इससे खरीदारी करने की सलाह दी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सड़क पर एटीएम और बैंकों के आगे कतार है और जब तक ये कतार रहेगी संसद के भीतर संग्राम मचता रहेगा। नोटबंदी के 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत का घमासान थमता नहीं दिख रहा। लोकसभा राज्यसभा में आज भी बदस्तूर हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित ही होती रही। बैंकों में कतार, संसद में वार पलटवार। नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष की तकरार थमती नहीं दिख रही। सोमवार को सदन के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। पहले दिन राज्यसभा में नोटबंदी पर हुई चर्चा के बाद से ही हंगामे का दौर जारी है। कतारों में हुई लोगों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष हमलावर है। कोई भूखे रहकर, कोई प्यासे रहकर, कोई किसी को दवा नहीं मिली है, कोई सदमे से मर गए हैं, कोई बच्चों की शादी नहीं कर पाए, उससे मर गए हैं। उनका क्या होगा? 11 बैंक कर्मचारी मरे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, वो दबाव की वजह से। विपक्ष अब इस मुद्दे पर नियम 56 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहा है, ताकि नोटबंदी के फैसले पर मत विभाजन किया जा सके, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। सरकार का कहना है कि नोटबंदी पर चर्चा शुरू हो चुकी है और अब विपक्ष से भाग रहा है। पहले दिन आपने रूल 267 का नोटिस स्वीकार किया, उस पे बहस आरंभ हो चुकी है, बहस चल रही है, कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है। विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। सदन में सरकार और विपक्ष की तकरार के बीच राहुल गांधी सड़क पर हैं। एटीएम के बाहर की कतारों के बीच वो लोगों से मिल रहे हैं। एक दिन में तो आदमी नंबर लगाने में तो उसका
जीना मरना तो लग जाता है। अब 2000 रुपये में कैसे पूरे हफ्ते का खर्चा निकालेगा आप? 4 दिन हो गए सर। देखिए आप देखिए, अमीर कोई सोया हुआ पूरे रात 6 बजे शाम से सारे धरती पर सो रहे हैं। अमीर लोग कोई सोया हुआ है? अमीर लोग सारे गद्दे लगा के अभी मौत से सोया, ठंड में सारे गरीब मर रहे हैं। विपक्ष सड़क से संसद तक अपने संग्राम से नोटबंदी के मुद्दे को गरमाए रखना चाहता है। सूत्रों की माने तो पूरा विपक्ष 23 नवंबर को संसद के बाहर एक साथ प्रदर्शन कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हंगामा बरपा है, लिहाजा काम नील बटा सन्नाटा। विपक्षी पार्टियां नोटबंदी के साथ अब ट्रेन हादसे पर भी केंद्र सरकार को घेरने लगी हैं। सरकार ने जवाब भी दिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां मानने को तैयार नहीं हैं। यानी आने वाले दिनों में सदन के भीतर हंगामा देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको दिखाते हैं किस तरह से एक्सप्रेसवे बना रनवे। वायुसेना के फाइटर जेट विमानों ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज एक इतिहास बना जब मिराज 2000 और सुखोई 30 समेत 8 युद्ध विमानों ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। शक्तिमान सुखोई की गर्जना, महाबली मिराज की हुंकार, रनवे पर वायुसेना के रणवीरों का शौर्य प्रदर्शन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतरे युद्धक विमान, हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का शानदार नजारा। एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का दमखम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज एक नया इतिहास बन गया। एक्सप्रेसवे पर बड़ी शान से उतरे वायुसेना के 8 फाइटर जेट। देखिए, ये है एयरफोर्स का गौरव सुखोई 30 युद्धक विमान। सुखोई 30 परमाणु क्षमता से लैस सुपर फाइटर जेट है, यानी जरूरत पड़ने पर ये देश के दुश्मनों के एटमी हमले का जवाब भी दे सकता है। लो ओवरशूट ही करेगा। 2000 किलो तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही ध्वस्त कर देने में सक्षम सुखोई ने उन्नाव के पास एक्सप्रेसवे पर टच डाउन का कारनामा दिखाया। सुखोई बड़ी रफ्तार के साथ एक्सप्रेसवे पर पहुंचा। जिस जगह टच डाउन निर्धारित था वहां यह फाइटर प्लेन रोड के बिल्कुल करीब आ गया। लगा कि सुखोई 30 किसी भी पल एक्सप्रेसवे पर उतर जाएगा या फिर टच डाउन करेगा, लेकिन यह फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे की पट्टी को जैसे चूमता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। पहला विमान आपके सामने एक लो ओवरशूट ही करेगा। तस्वीरें शायद पहली बार लोगों ने यहाँ पर देखी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब से सुखोई के शानदार करतब का दीदार किया। साथ में उनके पिता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। कुछ ही मिनट बाद एक और सुखोई 30 प्लेन फर्राटा भरता हुआ पहुंचा। इस प्लेन ने एक्सप्रेसवे की सतह को छुआ। सुखोई के बाद अब वायुसेना के एक और फाइटर प्लेन मिराज का टचडाउन देखिए। 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परवाज भरने वाला मिराज 2000 ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। 1700 किलो बम बारूद और हथियार के साथ हवा से बातें करने वाले मिराज 2000 जब रोड पर उतरा तो वहां कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई। उन्नाव के पास आसमान में फाइटर प्लेन तूफानी रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। अपने पीछे धुएं का रंगीन गुब्बार छोड़ते हुए एयरफोर्स के प्लेन भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत यूजफुल, बिकॉज अगर सपोजिंग हमारा रनवे को दुश्मन ने मार दिया है तो यहीं पे आके लैंड करेंगे एंड जहाज को रिकवर करेंगे। यहाँ से हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऐसे ये पहला मिसाल है, ऐसे बहुत बनेंगे। यानी अगर जंग की नौबत आई तो एयरफोर्स के सुखोई और मिराज जैसे विमान इन एक्सप्रेसवे पर भी उतर सकते हैं और अपने ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। विनोद मिश्रा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, न्यूज़ नेशन। तो वायुसेना को मिली ये नई ताकत आपने देखी कि रनवे पर तो विमान उतरते ही हैं, लेकिन अब हाईवेज पर भी उतर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही नेवी को भी कवच सिस्टम से लैस देश का पहला वॉरशिप INS चेन्नई मिला। भारतीय नौसेना को मिली नई शक्ति, हिंदुस्तान के समंदर का नया सिकंदर, दुश्मनों का तार INS चेन्नई। समंदर में इंडियन नेवी को नई ताकत मिल गई है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई ऐसा वॉरशिप है जिससे जमीन और पानी में मार करने वाली मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल अब तक का सबसे आधुनिक जंगी जहाज है। अगर दुश्मन इसके निशाने पर आ जाए तो उसका बचना मुश्किल है। चेन्नई की कमीशनिंग से
हमारे फ्लीट को और शक्ति मिलेगी और ताकत मिलेगी और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में बहुत ही इजाफा होगा। INS चेन्नई की मारक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और जमीन से हवा में लंबी दूरी तक दागे जाने वाली बराक 8 मिसाइल भी लगी है, जो दुश्मन को एक झटके में खत्म करने का दम रखती है। इसमें लगी AK-630 रैपिड फायर गन से ताबड़तोड़ गोलियां फायर की जा सकती है। INS चेन्नई 76 mm और 30 mm गन माउंट से लैस है, जो हवाई और जमीनी खतरे को भांपकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। ये आप तोप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर्स इसमें तैनात हो सकते हैं। कवच नाम की आधुनिक युद्ध प्रणाली इसमें लगी हुई है और ये जो है पूरी तरह से स्टेल्थ ये शिप है, जो दुश्मनों को आसानी से नज़र रडार को नहीं आ सकेगी। INS चेन्नई में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके सेंसर सबसे मॉडर्न है। इसमें मल्टी फंक्शन सर्विलांस और थ्रेट अलर्ट रडार लगे हैं, जो लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पूरा डाटा बता सकते हैं। इस जहाज में एक नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम के लगाने से हम कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, जिसमें तालमेल के साथ मिलकर अटैक किया जा सकता है, उसमें बहुत वृद्धि हुई है। सबसे खास बात यह है कि इसका कवच सिस्टम दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। इसकी तकनीक किसी भी मिसाइल अटैक को डाइवर्ट कर सकती है। ये कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट का तीसरा और आखिरी जहाज है। इससे पहले कोलकाता सीरीज का INS कोलकाता और INS कोच्चि जंगी जहाज नेवी में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर श्रेणी में INS चेन्नई आखिरी शिप था। इसके बाद प्रोजेक्ट 15B के नाम से विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। पहला जहाज 2018 में भारतीय नौसेना में दाखिल होने का अंदेशा है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए अब दिखाते हैं आपको आसमान में रंग बिरंगे ड्रोन के करतब। रंग बिरंगे ड्रोन 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़। बाधाओं को पार कर मंजिल तक पहुंचने वाला ड्रोन ही विजेता होगा और उस ड्रोन के मालिक के सिर बंधेगा जीत का सहरा। ये ड्रोन चैंपियंस लीग का फाइनल है, जो रोमानिया के सबसे पुराने सॉल्ट माइन सरीना टूडा में खेला जा रहा है। नेक टू नेक फाइट में सबसे अव्वल रहा पोलैंड के पायलट मैक पोशवाल्ड का ड्रोन। लीग पोशवाल्ड के नाम से हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। ये मेरा दिन था, इसलिए मैं जीत गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी और दिन कोई दूसरा हुनरमंद पायलट जीत को अपने नाम लिख सकता है। ड्रोन रेस के बढ़ते चलन के साथ अब ये खेल अमेरिका के बाद यूरोप में भी खासा लोकप्रिय हो चला है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि यूरोप का ये ड्रोन चैंपियंस लीग, जिसमें कुल 37 प्रतिभागियों ने अपनी ड्रोन की रफ्तार का जौहर दिखाया। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।